नमस्ते सर जी, मैं हूँ राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी का नाम चेंज करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास इस स्टोरी के हिसाब से कोई नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। CH 112 शर्त में जीत और मुर्गों की पिटाई। इस वक्त शौर्य और उसकी बहनें गोरेगांव में स्थित धीरज राजपूत के घर पर आए हुए थे। पूरी मुंबई के लोगों को ये अच्छे से मालूम था कि धीरज राजपूत बड़ा ही मुफट और बदतमीज आदमी है, और आज उसकी मुलाकात उसके जैसे ही शौर्य से हुई थी। जी तमीज वाले को तमीज से और बदतमीज के साथ बदतमीजी से पेश आता था। शौर्य और धीरज राजपूत एक दूसरे को बदतमीजी के साथ अपमानित करते हुए बात कर रहे थे। शौर्य के पूछने पर धीरज ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने सिस्टम से कहकर धीरज की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। जब शौर्य ने पूरी इंफॉर्मेशन समझी तो वह सब कुछ समझ गया कि धीरज ये प्रॉपर्टी क्यों बेचना नहीं चाहता था। धीरज के दो बेटे थे और वे दोनों उसके पास नहीं रहते थे। एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर था तो दूसरा जर्मनी में एक सफल इंजीनियर था। दोनों बेटे अपनी नौकरी लगने के बाद कभी धीरज के पास वापस नहीं आए। उसका कारण था धीरज का उनके साथ बर्ताव। धीरज बेहद डिसिप्लिन इंसान था और आर्मी के नियम उसके रग रग में बहते थे। इस वक्त उसके बेटे सिर्फ उसे पैसे भेजते थे लेकिन उससे कभी मिलने नहीं आए। उनके बेटे कुछ सालों पहले अपने बच्चों के साथ आए थे, मगर धीरज की आदतों की वजह से धीरज ने उसके अपने पोतों की छोटी छोटी गलतियों पर बार बार अपने बेटों को कोसना शुरू किया। अपने पतियों का बार बार होने वाला ऐसा अपमान धीरज के बहुओं को पसंद नहीं आया और वे लोग अपने पतियों के साथ गुस्से से वापस चली गई। इस वजह से धीरज के पत्नी को पैरालिसिस हुआ लेकिन उसके बेटे वापस नहीं आए। उसके पत्नी के पैरालिसिस की वजह से धीरज को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं और उसकी पत्नी अब उसे उठते बैठते कोसती रहती है। शौर्य ने ये सब पढ़ा और फिर धीरज को देखकर बोला, बुढ़े तूने तेरे इस बड़बोलेपन की वजह से अपने परिवार को खो दिया है। अगर मैं तेरी पत्नी के पैरालिसिस को ठीक कर दूं तो उसके बदले तू मुझे क्या वह प्रॉपर्टी देगा। शौर्य की बात सुन के धीरज के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने तुरंत शौर्य से कहा, बच्चे अगर तू मेरी औरत की तबीयत ठीक कर देता है तो मैं तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी हंसते हंसते बेच दूंगा, लेकिन अगर वह ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स बेच दूंगा। ये सुनकर शौर्य धीरज को अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, बुढ़े मुझे यकीन नहीं होता कि तुझे इतने अजीब शौक है। अगर तू चाहे तो मैं ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों की लाइन लगा देता हूँ। ये सुनकर धीरज और भी चिढ़ गया लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। शौर्य उसके घर के अंदर आया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत रॉकिंग चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसके हाथ और पैरों में कोई जान नहीं थी। उसने एक गाउन पहना था। शौर्य अंदर आया और बोला, दादी आप कैसी हैं? मैं यहाँ आपको ठीक करने आया हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको इतना मजबूत बना सकता हूँ कि आप इस बुढ़े को दौड़ा दौड़ा कर मर पाएंगी। शौर्य की बात सुनकर वह औरत शौर्य को देखते हुए बोली, मैंने अपने शादी के बाद ये सपना हर दिन देखा था और जब मैं इसे सच में पीटने वाली थी मेरा ये हाल हो गया। अब तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर इलाज शुरू करने ही वाला था तभी उसकी नजर उसके कंपनी के दवा की बोतल पर पड़ी। शौर्य ने उसे हाथ में लिया और बोला, क्या आपने इस दवा को पिया है? ये सुनकर वह औरत बोली, नहीं मैं उसे नहीं पीना चाहती, मुझे हर दिन ये बुढ़ा दवाइयाँ जड़ी बूटियां लाकर खाने देता है पर एक भी मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाई है। इसीलिए जब उसने ये लाई थी तो मैंने उसे ही इसे पीने के लिए कहा। ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, दादी अगर मैं कहूं कि अगर आपने इसे पिया होता तो अब तक आप ठीक हो चुकी होती तो आप क्या कहेंगी? ये सुनकर दादी की आंखें चौड़ी हो गई तो उसने देखा कि शौर्य अपनी जेब से एक बोतल निकाल रहा था। शौर्य ने वह बोतल दादी के सामने खोल दी और उसमें से पानी की तरह एक तरल निकला। शौर्य ने उसे दादी के मुंह में उड़ेल दिया। दादी ने भी उसे पी लिया। तरल पीने के बाद दादी थोड़ी देर शांत पड़ी रही लेकिन अचानक उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसकी बंद पड़ी नसें फिर से शुरू हो गई। कुछ ही देर में खून का संचार दादी के पूरे शरीर में होने लगा। इसे महसूस करके दादी ने अपनी एक हाथ उठाने की कोशिश की और उसका हाथ धीरे धीरे हवा में उठने लगा। ये देखकर धीरज भी दूर खड़े रहकर हैरान था, साथ ही साथ वह खुश भी बेहद खुश था। धीरे धीरे दादी ने अपना पैर भी हिलाने की कोशिश की और उसके पैर भी हिलाने लगे। जब शौर्य ने देखा कि उसकी दवा काम कर रही है
तो वह धीरज की ओर मुड़ गया और बोला, बुड्ढे तेरी बीवी तो ठीक हो गई है, अब अपने प्रोमिस के हिसाब से मुझे ये जम तू अब बेचेगा। मैं कल किसी को तेरे पास भेज दूंगा। मैं आशा करता हूं कि तू कल रेडी रहेगा और सही सलामत भी। ये सुनकर धीरज पहले तो जो बहुत खुश था अचानक गंभीर हो गया और बोला, मैंने अपने जिंदगी में किसी से हाथ नहीं जोड़े हैं, मैं हर हालात में सीधा खड़ा था। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। तू पहला इंसान है जिसे मैं खुद हाथ जोड़ने के लायक लगता है। फिर भी एक बात बता दूं, तू भी बड़ा बदतमीज है, बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनकर शौर्य शर्माते हुए बोला, आप भी इस उम्र में कुछ कम नहीं है। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। मुझे अभी चलना होगा। इतना कहकर शौर्य एक बार फिर दादी के पास गया और बोला, दादी वैसे एक बात बोली, तुम्हारा पति कितना भी घमंडी और टेढ़ा हो पर उसने मेरे आगे आज हाथ जोड़े हैं, इसीलिए उसे माफ कर देना और ये 2 गोलियां आज रात को तुम दोनों खा लेना, कल तुम दोनों जवान हो जाओगे। दादी के हाथ में 2 गोलियां देकर शौर्य वहां से अपनी बहनों को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में वही औरत जिसकी लड़की को शौर्य ने बचाया था अपने कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर शौर्य की तस्वीर थी और बगल में उसकी जानकारी थी। ये लड़का रागिनी मैडम का बेटा है। मैं इससे पहले उन्हें कई बार मिली थी, लेकिन वह हमेशा ये कहती थी कि उन्हें सिर्फ एक बेटी है और कभी उन्होंने अपने बेटे का जिक्र नहीं किया था। लेकिन ये जानकारी तो साफ साफ बता रही है कि दुष्यंत सर और रागिनी मैडम का बेटा कोई और नहीं शौर्य ही है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। रागिनी मैडम और दुष्यंत सर ने ये बात कभी क्यों नहीं बताई? ऐसा सोचकर उस औरत ने अपना फोन निकाला और सीधे रागिनी को कॉल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद रागिनी की आवाज आई, हाँ बोलिए अहाना मित्तल, आज आपने मुझे कैसे याद किया? हेलो रागिनी मैडम, आप कैसी हैं? दरअसल मैंने आपको कॉल इसीलिए की थी कि आज मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरे बेटी की जान बचाई, उसका नाम शौर्य था। अहाना की बात सुनकर रागिनी कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर वह थोड़ी सर्द आवाज में बोली, वो तो तुम भी उससे मिल चुकी हो, वैसे कैसा है वो? ये सुनकर अहाना को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। फिर वो बोली, वो बहुत बहादुर है और साथ ही थोड़ा गुस्सैल भी है। ये सुनकर रागिनी बोली, मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहती हो। हाँ वो मेरा ही बेटा है, मेरा मतलब है था मैंने कुछ गलत फैसले लिए थे जिस वजह से वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। मुझे लगता है कि तुम अब समझ गई होगी। रागिनी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन अहाना के लिए काफी था, वह पूरी बात समझ गई। और उसे ये भी याद आया कि शौर्य ने उसे क्यों कहा था कि पावर और पोस्ट के नशे में कोई औरत अपने बेटे को जन्म लेते ही छोड़ देती है। अहाना ने कहा, मैं समझ गई मैडम, आप अपना ख्याल रखिए। हम जल्द ही एनुअल कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। इतना कहकर अहाना ने फोन रख दिया। इधर शौर्य अपने बहनों के साथ उनके घर पर आ चुका था। आज जितने उसे जिद करके वही रात को रुकने के लिए कहा था। इधर शौर्य ने भी कशिश को फोन करके उन्हें मुंबई बुला लिया था। साथ ही उसने दिवाकर को भी फोन करके कल के पवई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। दूसरे दिन सुबह शौर्य तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया। आज वह प्रिया के कार में कॉलेज आया था। प्रिया और जिया इस कॉलेज की अमीर लड़कियों में से एक थी, साथ ही वे कॉलेज की कैंपस फ्लावर्स थी। कल के राहुल के साथ हुए घटना की वजह से जो लोग उस वक्त मौजूद थे आज यहाँ देखने नहीं आए थे, मगर कुछ बेवकूफ और भी थे जिन्हें आज भी शौर्य किसी फटीचर से कम नहीं लगा। उन्होंने पूरा मन बना दिया था कि वे लोग शौर्य को सबक सिखाएंगे। जिया और सिया अपने डिपार्टमेंट की ओर निकल गई और शौर्य भी अपने क्लासरूम की ओर जाने लगा। तभी उसका कुछ बाल रंगे हुए मुर्गे जैसे दिखने वाले लड़कों के ग्रुप ने रोक लिया। शौर्य ने उन्हें ध्यान से देखा और वो समझ गई कि ये लोग उसे जानबूझकर परेश करने आए हैं। शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे चलने लगा। तभी एक लड़का शौर्य के सामने आया, पर शौर्य रुका नहीं और सीधे उस लड़के से टकरा गया। वह लड़का शौर्य का धक्का लगते ही पीछे उड़कर गिर गया, लेकिन शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपना कदम आगे बढ़ते हुए उसने उस लड़के के घुटने पर पैर रख दिया। उसके ऐसा करते ही उस लड़के की हड्डी टूटने की आवाज हुई और वह लड़का बहुत बुरी तरह से चीख पड़ा। तभी शौर्य ने उसे नीच देखा और फिर तुरंत अपना दूसरा पैर उसके दूसरे घुटने पर रख दिया। इसके साथ उस लड़के का दूसरा पैर भी घायल हो गया। तभी उस लड़के के साथी दूर खड़े थे, उनमें से एक शौर्य की तरफ दौड़कर आगे बढ़ा, पर अचानक शौर्य पीछे की तरफ हट गया। इस वजह से दौड़कर आने वाला लड़का शौर्य के पीठ से टकरा गया और नीचे गिर गया।
शेर ने फिर भी पसीहे चलना जारी रखा और उस नीचे गिरे हुए दूसरे लड़के के भी पैर एक एक कदम में तोड़ दिए। ये सब बड़ी ही सादगी के साथ हो रहा था, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि शौर्य ये सब जानबूझकर कर रहा था। तभी उन लड़कों लीडर एक हट्टा कट्टा लड़का आगे बढ़ा। उसने शौर्य को देखकर कहा, अबे ओ फटीचे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि नीचे 2 लोग तुम्हारी वजह से गिरे हुए हैं? ये सुनकर शौर्य हंसा और पीछे मुड़ा और बोला, मैं शाकाहार हूँ, मुझे मुर्गे खाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों पर और तुम पर भी ध्यान नहीं दिया है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से से तिलमिलाया और दांत पीसते हुए बोला, अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे इतने बड़े 2 आदमी दिखाई नहीं दिए? ये सुनकर शौर्य बोला, नहीं दिखाई दिए तो तुम दिखाओगे क्या? ये सुनकर उस लड़के ने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब शौर्य को घेर के खड़े हो गए। शौर्य ने उनका बिल्टअप देखा तो उसने तालियां बजाई और बोला, क्या बात है, बिल्टअप तो ऐसे दे रहे हो कि जैसे तुम मुझे अब बहुत बुरी तरह पिट दोगे, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है ऐसा हो पाएगा? हाँ, हे लड़के, तू हमें जानता नहीं है, हम रेनबो बॉयज है। हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पीछे जॉनी भाई का हाथ है। जॉनी भाई मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह है। उन्हें लोग यहाँ भगवान से भी ऊपर मानते हैं। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तुम्हारा जॉनी भाई कोई गंजा और गोरा आदमी तो नहीं जो प्लम्बर का काम करता है? ये बात सभी लड़कों ने सुनी, लेकिन किसी को समझ नहीं आई। जिसे समझ आए वो उस वक्त लाइक जरूर कर देता। शौर्य ने फिर सामने वाले लड़के को देखा और बोला, तुम्हारे थोबड़े देखकर लगता है तुम्हारा जॉनी कोई और है। खैर छोड़ो, वो कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मुझे अब अगले लेक्चर के लिए जाना है, तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने मुर्गीदान में जाकर बैठ जाओ। इतना कहकर शौर्य ने अपना कदम आगे बढ़ाया। तभी उन लड़कों में से एक ने शौर्य पर नकल पहनकर पंच मार दिया। शौर्य के लिए ये पंच बहुत स्लो था। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे हाथ में दबोच लिया और दबा दिया। उसके साथ उस लड़के के मुंह से एक चिंक निकली और वह जमीन पर बैठकर अपना हाथ पकड़कर रोने लगा। तभी शौर्य ने बचे हुए लड़कों को उनके कुछ समझने से पहले ही अपाहिज बनाकर फेंक दिया। जब उनके लीडर ने ये देखा तो वह ठंडा पड़ गया और बोला, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, जॉनी भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी शौर्य उसके पास आया और उसके एक हाथ को मरोड़ते हुए बोला, तेरा जॉनी भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं बिगड़ने पर आ जाऊं तो तेरे जॉनी भाई का कुछ नहीं बच सकता। उसके बाद शौर्य ने उस लड़के के कमर पर घुटने से एक किक मारी। किक के लगते ही वह लड़का दर्द में चिल्लाया और नीचे उल्टा लेट गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उसे शौर्य ने बेवजह उसे छेड़ने के लिए लाइफ टाइम पनिशमेंट दे दी थी। उस लड़के को सबक सिखाकर शौर्य अपनी क्लास की ओर निकल गया। क्लास में इस वक्त प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा चल रही थी। ये सेशन क्लास के कुछ टॉपर बच्चों ने प्रोफेसर के आने तक रखा था। इसमें एक एक स्टूडेंट आगे आकर हर बात को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करता था। शौर्य के आते ही एक डबल बैटरी वाला लड़का शौर्य को देखकर बोला, है शौर्य कम हियर, तुम भी हमारे डिस्कस में भाग ले सकते हो। शौर्य ने भी बिना कुछ सोचे पोडियम पर जाकर प्राचीन भारत का इतिहास के सरस्वती सभ्यता को पॉइंट तो पॉइंट एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन इसे एक्सपी करते समय शौर्य इस बात पर जोर दे रहा था कि उसी सभ्यता से पहले भी इस देश में उससे प्रगत सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध शौर्य ने महाभारत काल के साथ बात दिया और उनके सबूत न होने का कारण भी बता दिया। शौर्य की बात सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई भी शौर्य की बात से सहमत हो नहीं रहा था। तभी क्लासरूम की बाहर से एक मध्यम उम्र व्यक्ति ताली बजाते हुए अंदर आया। कौन है ये जो अभी अभी क्लासरूम में ताली बजते हुए आया है? क्या शौर्य के एक्सप्लेनेशन पर बच्चे सहमत होंगे? क्या शौर्य समय पर वो जगह अपने नाम कर पाएगा? अब क्या होगा आगे?